हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अमीनो अम्ल के गलनांक एवं जल में विलेयता सामान्य संगत हेलो अम्लों की तुलना में अधिक होती है, समझाइए। तो बच्चों, सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें मुख्य अवधारणा में तो बच्चों मुख्य अवधारणा में अमीनो अम्ल की बात करते हैं। अमीनो अम्ल तो बच्चों अमीनो अम्ल में तो बच्चों अमीनो अम्ल में दो ग्रुप होते हैं, दो समूह होते हैं। दो समूह, एक कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह और दूसरा अमीनो समूह। तो बच्चों कार्बोक्सिल समूह की बात करें तो ये अम्लीय होता है, और ये क्षारीय होता है, तो बच्चों अमीनो अम्ल में दो समूह होते हैं, कार्बोक्सिल समूह और अमीनो समूह। तो बच्चों अमीनो अम्ल की बात करें तो जलीय विलयन में अमीनो अम्ल में उपस्थित कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन का त्याग करता है और अमीनो समूह एक प्रोटॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार यह एक द्विध्रुवीय आयन को जन्म देते हैं, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये अमीनो अम्ल जलीय विलयन में जलीय विलयन में अमीनो अम्ल का जो कार्बोक्सिल समूह है, कार्बोक्सिल समूह प्रोटॉन का त्याग करता है। कार्बोक्सिल समूह प्रोटॉन का त्याग करता है तथा जलीय विलयन में अमीनो अम्ल का अमीनो समूह प्रोटॉन को ग्रहण करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो बच्चों प्रोटॉन का त्याग और प्रोटॉन को ग्रहण करने के कारण ग्रहण करने से एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, जिसे हम ज्विटर आयन बोलते हैं। तो एक मध्यवर्ती द्विध्रुवीय यौगिक बनता है, जिसे ज्विटर आयन बोलते हैं। तो द्विध्रुवीय मध्यवर्ती बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो बच्चों इन सबको अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमने अमीनो अम्ल बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन, ये R समूह, कार्बन पे हाइड्रोजन, और ये एसिड समूह या कार्बोक्सिल समूह। तो जब जलीय विलयन में ये कुछ इस प्रकार ये उत्क्रमणीय होता है, तो ये जलीय विलयन है। यहाँ पर मैं H2O लिख देता हूँ, जिसे पता रहेगा जलीय विलयन है। तो यहाँ पर जलीय विलयन में ये H+ का त्याग करता है, और ये एक H+ का ग्रहण करता है। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो ये NH2 NH3+ कार्बन या R समूह, एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये O नेगेटिव।
तो ये जो मध्यवर्ती संरचना बनी है इसे हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ये एक द्विध्रुवीय संरचना है, द्विध्रुवीय संरचना। ये द्विध्रुवीय, ये क्या है, एक द्विध्रुवीय संरचना है, तो इसे क्या बोलते हैं, द्विध्रुवीय संरचना को ज्विटर आयन बोलते हैं। ये क्या है, ज्विटर आयन। तो बच्चों ये ज्विटर आयन बनता है। तो इस द्विध्रुवीय व्यवहार के कारण उनके भीतर जल में प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जिसे विद्युत स्थितिकीय अंतरक्रिया कहते हैं, होते हैं। परंतु हैलो अम्ल में इस तरह का कोई द्विध्रुवीय व्यवहार नहीं होता, या वो इस तरह का कोई द्विध्रुवीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। इस कारण पानी में अमीनो अम्ल के गलनांक व घुलनशीलता संबंधित हैलो अम्लों की तुलना में अधिक होती है। तो चलो बच्चों इसको लिख लेते हैं। तो इस द्विध्रुवीय व्यवहार के कारण उनके भीतर जल में प्रबल वैद्युत स्थितिक अंतरक्रिया, या फिर इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है। तो जल में प्रबल वैद्युत स्थिति की अंतरक्रिया होती है। परंतु हैलो अम्लों में इस तरह का द्विध्रुवीय व्यवहार को प्रदर्शित हैलो अम्ल इस तरह का द्विध्रुवीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बच्चों इस कारण पानी में अमीनो अम्ल के गलनांक व घुलनशीलता संबंधित हैलो अम्लों की तुलना में अधिक होती है। तो चलो इसे भी लिख लेते हैं। तो इस कारण से जल में अमीनो अम्लों के गलनांक व घुलनशीलता संबंधित हैलो अम्लों से अधिक होती है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि एमिनो अम्ल के गलनांक एवं जल में विलेयता सामान्य संगत हैलो अम्लों की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो उसका एक कारण है क्योंकि अमीनो अम्ल मध्यवर्ती एक द्विध्रुवीय या द्विध्रुवीय संरचना बनाते हैं, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं, जिसके कारण जल में इसकी विलेयता और गलनांक उच्च हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण इसकी गलनांक व विलेयता बढ़ जाती है।
आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।